रिलेट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेन जो इस प्रेजेंटेशन का मकसद है, क्लास में जो मैंने वीडियो जो शेयर की थी, जो क्लास में भी शेयर हुई थी, तो उसमें मैंने एक लफ्ज यूज किया था सिचुएशनल स्ट्रेटजी का। और मेरा मेन जो आवाज आ रही है सबको क्लियर? जी आ रही है। जी आ रही जी। और उसमें मेरा जो मेन मकसद भी था वो सिचुएशनल स्ट्रेटजी का ही है, जो लैक ऑफ सिचुएशनल स्ट्रेटजी है फिलहाल, जो कि हम फेस कर रहे हैं पाकिस्तान में भी एंड वर्ल्ड वाइड भी। तो मेन मेरा प्रेजेंटेशन का मकसद यही है, and inshallah we'll discuss that further. Evaluating situational and long-term strategies, effectiveness and historical evidence. अब कोई, चाहे कोई मुल्क हो, चाहे कोई तहरीक हो, चाहे कोई आपने कोई एक छोटी सी अपना ऑर्गेनाइजेशन भी खोलना हो या कोई बिजनेस भी करना, दो तरह की स्ट्रेटेजीज उसमें साइड बाय साइड चलती हैं। उसमें से किसी एक स्ट्रेटेजी से भी जो है, अगर आप उसमें सिर्फ एक को पकड़ेंगे ना, तब भी वो बिल्कुल फेल कर जाएगा। अगर सिर्फ लॉन्ग टर्म को पकड़ेंगे तब भी वो फेल करेगा। अगर सिर्फ सिचुएशन को पकड़ेंगे और आपका कोई विजन नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, तब भी वो फेल करेगा। तो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, जो कि हम डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू फिर देखेंगे इंशाल्लाह। अब थोड़ा सा बिफोर स्टार्टिंग द एग्जांपल्स, हम थोड़ा सा देख लेते हैं सिचुएशनल स्ट्रेटजी क्या होती है। अ सिचुएशनल स्ट्रेटजी इज अ प्लान ऑफ एक्शन डिजाइन टू एड्रेस specific immediate circumstances or challenges. If you please can you give me 2 minutes at least? यहाँ पे अजान स्टार्ट हो गई है। बात कर रही है। Okay जी। Situational strategy is a plan of action designed to address specific immediate circumstances or challenges. ठीक है, unlike long-term strategy that focus on sustained goals over an extended period, situational strategies are flexible and responsive, tailored to the unique demands of the moment. कि उस moment की क्या demand है, ठीक है। क्राइसिस मैनेजमेंट जिसे कहते हैं ना, वो एक जो आपका उस टाइम जो है, तो क्या आपको करना है, वो एक्शन, वो होती है सिचुएशनल। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो आप एक्शन लेते हैं, वो सिचुएशनल स्ट्रेटजी। दे ऑफन इन्वॉल्व क्विक डिसीजन मेकिंग एंड एडेप्टेबिलिटी टू रैपिडली चेंजिंग कंडीशंस। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी जो है, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान दैट आउटलाइंस एन ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी मूवमेंट का या किसी भी जो भी आपका है, जिस पे भी आपका बेसिस है वो स्ट्रेटेजी, ओवर आर्चिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड, टिपिकली सेवरल इयर्स जो है जिसको लगते हैं, ठीक है। और वो क्या करती है, वो आपका मिशन का पूरा जो डायरेक्शन है, जो विजन है, जो आपका अल्टीमेट गोल है, वहां तक जो है वो आपका लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी, जो फिलोसफी है बेसिकली, उसको जो है वो आपका लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी जो है वो डायरेक्शन उसको देती है। अब की कैरेक्टरिस्टिक सिचुएशनल स्ट्रेटजीज की क्या होती हैं? फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन प्लान करते हो, उसमें से कुछ आपकी स्ट्रेटजीज जो हैं वो चल जाती हैं, कुछ नहीं चल जाती, ठीक है। शॉर्ट टर्म फोकस होता है, रिएक्टिव नेचर होता है, एक्शन रिएक्शन का होता है, जो उस टाइम सिचुएशन होती है, जो एक्शन हो रहा होता है उसके उस पर आप रिएक्ट करते हैं। स्पेसिफिक होता है उस सिचुएशन के हवाले से, ठीक है। एंड स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन मींस कि वो आप उस टाइम क्विक रिस्पॉन्स जो है वो आपका होता है। जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है,
वो एक आपका सस्टेन्ड रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, फ्रॉम डे 1 टू जो आखिर के दिन तक आपका वो एक सस्टेन्ड मेंटेन जो है वो रिस्पॉन्स जो है वो चलता है, ठीक है। वो विजन ड्रिवन होता है, वो आपका पूरा कोर फिलोसफी आपके लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी में लाई करती है। कॉम्प्रिहेंसिव उसमें प्लानिंग होती है, ठीक है। डिटेल प्लानिंग होती है, वो ज्यादा स्टेबल होती है। स्ट्रेटेजिक उसमें अलाइनमेंट, ठीक है। और जितनी आपकी एक्टिविटीज होती हैं वो उसमें कोऑर्डिनेटेड होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने उसमें कोई फाइनेंशियल कुछ किया है या कुछ आपने मेंटल किया है या जो भी उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड होते हैं, आपका पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर वो होता है, वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी होती है। तो दोनों जो है वो इम्पोर्टेंट है। अब इसको जो मकसद ये है ना इमोशनल आउटरीच से बाहर आने का, तो फिर यही है कि आप उसको फैक्ट से, हिस्ट्री से या किसी भी ऐसे सॉलिड उससे आप अपने आर्ग्यूमेंट को बेस करो कि उसका कुछ सेंस बने। तो बीइंग अ मुस्लिम, और जैसे कि अल्लाह ने भी कहा लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, दर हकीकत तुम लोगों के लिए अल्लाह के रसूल में एक बेहतरीन नमूना है। तो वो बेहतरीन नमूना सिर्फ उस दौर के लिए तो नहीं था ना, वो तो ता क़यामत है। तो हम सीरा में देखते हैं, तो सीरा में जब हम देखते हैं इस्लामिक रेवोल्यूशन को, टोटल 23 ईयर्स का ये पीरियड है जो कि नबूवत का दौर था पहली वही के बाद से। उसमें 13 साल मक्का में थे, 10 साल मदीना में थे। अब इसमें एक सीरीज ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन हम देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम ये दोनों स्ट्रेटेजीज यहाँ पर अप्लाई करें और इससे एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करें तो हमें बड़ा एक मजेदार सा और एक बड़ा सॉलिड जो है, हालांकि ये डिवाइन रेवोल्यूशन है, ये इसमें कोई एक चीज भी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटे से छोटा स्टेप भी जो है वो अल्लाह के जब तक वो हुक्म नहीं आया वो नहीं लिया। लेकिन खूबसूरती इसकी ये है कि इतना बशरी तकाजों पे हुई है, इतना ह्यूमन जो सांचा है उसके अंदर हुई है। इसीलिए तो अल्लाह ने कहा है कि ये तुम लोगों के लिए एक जबरदस्त किस्म का पैटर्न है, जिसको जो चाहिए वो यहाँ से मिल जाएगा। तो जो 13 साल का मक्कन पीरियड है, फिर मदीना का पीरियड है, उसमें एक सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं जिसमें हम देखते हैं कि लॉन्ग टर्म तो क्या है, लॉन्ग टर्म गोल क्या था। लॉन्ग टर्म गोल यही था कि अल्लाह का निजाम कायम करना है, उसके एक अपने बेसिक उसूल हैं, सॉलिड उसूल हैं जो टच से मस नहीं हो सकते। इस्लाम की अपनी एक फिलोसफी है जो टच से मस नहीं हो सकती। फिर इबादात का, मुआशी निज़ाम का, मुआशरती निज़ाम का, जो कि हुदूद हैं, पर्दा है, जो भी चीजें हैं वो आहिस्ता 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 सारा रिवील हो रहा था। ये एक उसका स्ट्रक्चर बन रहा था। लेकिन हम साथ में देखते हैं कि एक एक्शन रिएक्शन का एक सिचुएशनल स्टेप वाइज लैडर हम देखते हैं कि वो भी बन रहा है, और हर एक स्टेप ने एक फाउंडेशन डाली है जो जो भी हमने फिर आखिर में जो कि एक इस्लामिक स्टेट फिर बनी है। तो सिचुएशनल एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी का एक बेहतरीन जो इम्तिजाज है वो सीरा में जो है वो मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें मैंने गहरी बातें, बहुत ही लॉन्ग टॉपिक हो जाता, सीरा तो एक पूरी अलग दुनिया है, लेकिन कुछ कुछ मैंने बातें ली और मैं जल्दी जल्दी इसको, मैं बड़ा तेज बोलूंगी, मैं जल्दी जल्दी इसको कवर करती जाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल 3 years ऑफ सीक्रेट कॉल जो बिल्कुल शुरू में था, अब एक सिचुएशन आ गई है कि वही जो है वो आती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अब तन्हा तन्हा इंसान, हजरत खदीजा जो है वो आ जाती हैं, हजरत अली ऑन बोर्ड आ जाते हैं, हजरत जैद बिन हारिस ऑन बोर्ड आ जाते हैं, हजरत अबू बकर ऑन बोर्ड आ जाते हैं, लेकिन पूरा बार मुआशरा कुफार का हर चीज अगेंस्ट। तो एक अकली बात है कि फौरन जाके कोई ऐलान थोड़ी ना करेगा, ठीक है। तो एक स्ट्रेटेजी के तहत 3 साल तक अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, अल्लाह ने बिल्कुल इसको इंसानी जहन के मुताबिक 3 साल तक सीक्रेट कॉल की गई और एक जमात तैयार की गई, एक फॉलोअर्स की, और ऐसे लॉयल फॉलोअर्स की जो कि अर्ली कॉन्वर्ट्स थे, कि उन्होंने फिर जब अल्लाह ने हुक्म भी दिया, 3 साल के फौरन बाद हुक्म आया कि आप अलल ऐलान करो, तो वो स्ट्रेटेजी कामयाब हुई कि जो आपने फिर जब ऐलान किया तो पीछे आपके लोग थे जिन्होंने फिर उस ऐलान को पूरा सपोर्ट किया, उसका सारा प्रोसिक्यूशन बोझ आपके साथ बर्दाश्त किया। तो इट वाज एन एक्सीलेंट स्ट्रेटेजी जो कि एक सिचुएशनल स्ट्रेटेजी थी, जो कि 3 साल में उसको काम जो है वो अमल पजीर हुई। फिर माइग्रेशन टू अथोपिया, हबशा की जो हिजरत थी, ठीक है। अब परसिक्यूशन का, जुल्म का बाजार गर्म है, इंसल्ट्स इतने ज्यादा हो रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर, जो सहाबा हैं उन पर फिजिकल भी असॉल्ट्स हो रहे हैं, मेंटल भी हो रहे हैं, हर किस्म का जो है। तो अब नेचुरल तकाजा है कि सबसे पहले तो
जान बचाई जाए और फिर जान के साथ साथ के ना इबादत खुलेआम कर सक रहे हैं, ना मुआशरे का मतलब वो इस्लाम का वो मजा चख सक रहे हैं। तो अल्लाह ने कहा, कुरान में आयत नाजिल हुई कि पूरी जमीन अल्लाह की है। एक हिजरत का अल्लाह ने उसमें कहा कि तुम लोग जा सकते हो यहाँ से। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्ट्रेटेजी अपनाई, हुक्म दिया कि हिजरत करो। हबशा का बाकायदा सिलेक्शन हुआ सोच समझ करके वहां, क्योंकि नजाशी है तो वो तो ईसाई है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जगह ही जाने का कहा कि जहां पे वो सक्सेसफुल हो जाता। तो उसका कितना फायदा हुआ, इमीडिएट रिलीफ, कम्युनिटी स्ट्रेंथन हुई। वहां पे जाके उन्होंने इस्लाम का जो एक, यहाँ पे तो वो बिल्कुल मजा ही नहीं ले पा रहे थे उन सब चीजों का। वहां पे प्रॉपर उनकी कम्युनिटी, उनकी लाइफ उन्होंने वहां पे बनाई, इंजॉय की, मॉरल साइकोलॉजिकल बूस्ट मिला। फिर आगे की जो हिजरत हुई उसकी फाउंडेशन तैयार हुई। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन थी जिसके मुताबिक रिएक्ट किया गया। एक डिवाइन रेवोल्यूशन में भी सिचुएशन के मुताबिक रिएक्ट किया गया। हालांकि ये नहीं हुआ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये नहीं हुआ कि वो सब बैठ गए कि हमने तो एक इस्लामी रियासत बनानी है और वो बननी जो है वो एक जगह ही है, तो हम टस से मस नहीं होंगे चाहे सिचुएशन जैसी भी हो। हमने बस वो एक पत्थर पे लकीर उसको नहीं बनाया गया, जो सिचुएशन थी उसके मुताबिक अमल किया गया, जो जिसका उन्हें बहुत ज्यादा फायदा फिर हुआ। फिर जो बाइकॉट था शाबे अबी तालिब का, इतना सख्त 3 साल का जो पीरियड उन्होंने गुजारा, एक बहुत सख्त सिचुएशन थी जिसमें उन्होंने एक घाटी में जो है बनु हाशिम ने, बनु अब्दुल मुतलिब ने पना ली। और वो उल्टा वो सफरिंग जो है उन्होंने साथ में गुजारी। स्टारवेशन की पीक थी, बच्चे बिलक रहे थे और एक सोशल बाइकॉट था उनका, उन्होंने साथ में गुजारा। और उसको उनको एक और उनकी जो है, एक आप तकलीफ का वक्त साथ में गुजारते हैं, वो एक और उनका स्ट्रेंथ उनके लिए जो है वो साबित हुई वो। फिर अकबर के जो प्लेजेस हैं, अब ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी, एक कंसिस्टेंसी, परसेवरेंस का एक कामयाबी है अकबर के जो प्लेजेस हैं, कि जो मदीना के लोगों के साथ हुए थे, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुरू से ये वतीरा था कि जैसे ही नबूवत का जो खुलेआम ऐलान का सिलसिला शुरू हुआ, तो हर साल जब हज के लिए लोग आते थे तो इतनी रुकावटें कि अबू जहल और जो अबू लहब थे वो साथ हो जाते थे। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसल्ट करते थे, उनकी बात पूरी भी नहीं होने देते थे, उनकी बातों में बात करते थे ताकि लोग सुने ना, उन पे बहतान लगाते थे, उनको गलत नामों से पुकारते थे। स्टिल ही कंटिन्यूड डूइंग दैट। मुख्तलिफ लोगों को उन्होंने दावत जारी रखी सफरिंग के बावजूद। और उस कंसिस्टेंसी का ये फायदा हुआ कि 11वें साल जो नबवी था उसमें जो है अकबर का पहला प्लेज जो है वो होता है मदीना के लोगों के साथ। और फिर जो 13th ईयर पे जो है वो दूसरा प्लेज होता है, और वही जो है वो मदीना की हिजरत का जो है वो 22 बनता है। तो ये एक कंसिस्टेंसी एंड परसेवरेंस की एक कामयाबी, स्ट्रेटेजी की कामयाबी है जो कि हमें अकबर प्लेजेस में जो है वो मिलती है। फिर अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें मदीना के उसमें, ठीक है, जैसे ही पहले गए मस्जिद बनाए गए, मस्जिद कुबा बनाई गई, मस्जिद नबी बनाई गई। ये हमारे तरह के तो मस्जिद नहीं होते थे ना पहले, ये तो पहले ऑफिसेज होते थे मुसलमानों के, सिर्फ नमाजें नहीं होती थी। पूरा शूरा का सिस्टम, पूरा स्ट्रेटेजी मेकिंग, हर चीज मस्जिद में होती थी। इख्वान किया गया जो कि अखुवत जो है, अब मुहाजिरीन आ गए हैं सारे, सिचुएशन ये है कि वो अपना प्रॉपर्टी सब कुछ छोड़ के आए हैं। अब वहां पे अंसार के हवाले उनको कर दिया गया, एक मुहाजिर एक अंसार भाई, और इतना जबरदस्त वो भाईचारा कि मतलब एक सिचुएशनल कितनी खूबसूरत उसका जो है वो इलाज ढूंढा गया। कहीं पे भी हमें एक ऐसा लॉन्ग टर्म इनकंसिस्टेंट स्लीपिंग फेज जो है वो नहीं मिलता। गजवा बदर की टू ऑल गजवास, ठीक है, गजवा बदर के इंतकाम में फिर गजवा ओहद, फिर एक सीरीज ऑफ गजवास जो हैं, और एक अनलीशिंग जो है वो शुरू हो जाती है। गजवा बदर खुद एक सिचुएशनल जो है वो रिएक्शन था। ठीक है, इसकी हिस्ट्री जो भी है उस पर एक और सेशन हो सकता है, उस पर काफी कंट्रोवर्सीज भी हो सकती हैं कि क्या वजह बनी, जो भी बनी, लेकिन जो भी था एक सिचुएशनल डिसीजन था, जो कि सूरह अनफाल में भी उसका जिक्र है, दो ग्रोहों का जिक्र है, उस पर वो डिस्कशंस थी, वो शूरा का भी जिक्र है कि ये लोग तुम्हारे साथ झगड़ते हैं। तो ये एक सिचुएशनल डिसीजन, और एक ऐसा डिसीजन कि फिर वो सारे जो गजवात का वो की बन जाता है। गजवा बदर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई मक्का से तो प्लानिंग नहीं की थी ना, मदीना आके सबसे पहली प्लानिंग ये थी कि हम एक गजवा करेंगे या हम एक जंग करेंगे, उसके लिए 2 साल हम तैयारी करेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं था।
जो था उस टाइम पे ही था, उससे पहले ठीक है छोटी मोटी झड़पें और वो चीजें हो चुकी थी, लेकिन ग़ज़वे बदर ऑन द पॉइंट जो है वो डिसाइड किया गया था, जो भी था वो एक ब्रिस्क डिसीजन था। हुदैबिया ट्रीटी, पूरा सफर करके गए मदीना से मक्का की तरफ, अहराम बांधे हुए हैं, पूरी तैयारी है, नंबर भी पूरे हैं, काफी जो है वो ताकत भी आ चुकी है, उसके बावजूद वहां पे जाके जो सिचुएशन क्रिएट हुई, वहां पर सुलह की गई, सुलह हुदैबिया की गई, काफी सहाबा उसके अगेंस्ट भी थे, उसके बावजूद वो सुलह हुई और अल्लाह ने उसको कामयाबी करार दिया, और उसी की एक शिक टूटने के वजह से फिर फतेह मक्का हुआ। ठीक है, फतेह मक्का को भी एक हम नहीं कह सकते कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ अ स्टर्न लॉन्ग टर्म प्लानिंग, की जिसमें स्टेप्स डिवाइज्ड हुए थे कि पहले ये हुआ तो फिर ये किया गया प्लानिंग के तहत, फिर ये, नो, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द सिचुएशनल करेक्ट डिसीजंस जो कि लिए गए। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं सीरा के जो मोटे मोटे जो इवेंट्स थे, जो मैं यहाँ पे मेंशन कर सकती थी, मैंने उन सबको सिर्फ टच किया। अगर हम साउथ अफ्रीका की एंटी अपार्थाइड मूवमेंट को देखें, ठीक है, वहां पे गवर्नमेंट थी वाइट्स की, 20% वाइट्स थे, 80% ब्लैक्स थे, और उनको बिल्कुल जो 80% जो जमीन थी वो वाइट्स जो है वो क्लेम कर रही थी, और ब्लैक्स पे जो है तो एक जुल्म का बाजार था, उनको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया था, उनके लिए अलग से लॉज, अलग से बसेज इवन होते थे ब्लैक्स के, इंटररेशियल मैरिजेस बिल्कुल उनको जो है साइड पे कर दिया गया था, और जुल्म किया जाता था उनके साथ। इसमें हम देखते हैं दो प्रोमिनेंट इवेंट्स जो होते हैं, शापोल मैसेकर 1960 में, ये एक प्रोटेस्ट था, एक पुरअमन प्रोटेस्ट था, जो कि 21 मार्च 1960 को जो है ये हुआ, और ये पैन अफ्रीकनिस्ट कांग्रेस की जो पार्टी थी उन्होंने जो है इसको किया था, और ये एक बिल्कुल पुरअमन एहतजाज था, वो सिर्फ एक एहतजाज कर रहे थे, एक प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन फिर ये क्या हुआ कि पुलिस ने बस एक दिन जो है ये इनको इन पे फायरिंग छोड़ दी, उसमें 69 लोग जो हैं तो वो मर गए, और फिर उस पे इतना ज्यादा इन्होंने ब्लैक्स यूनाइट हुए, उन्होंने इतना इसको मतलब इसको फिर उन्होंने खाली नहीं जाने दिया, उसको इतना इन्होंने हाईलाइट किया और इतना इस पे वो खड़े रहे कि इंटरनेशनल कंडेमेशन उन्होंने हासिल की, उन्होंने यूएन से भी हासिल की, और खींच के इसको जो है वो ये इसको जो है ना एक टर्न समझा जाता है, एक की इवेंट समझा जाता है साउथ अफ्रीका की आजादी में। फिर अगर सोवेटो अपराइजिंग हम देखें, ये भी एक है 1976 का, ये भी प्रोटेस्ट था, स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट था। ये तो उस टाइम हुआ है कि जब मंडेला जो था, नेल्सन मंडेला, ये कैद था उस टाइम पे, तो उसमें इसमें सिर्फ एक कत्ल हुआ था, 20,000 स्टूडेंट्स का एहतजाज था, इसमें एक 13 साल का जो बच्चा था हेक्टर पीटरसन, उसकी जो है वो भी पुलिस ओपन फायर में जो है वो वो बच्चा जो है वो मर जाता है, और उसके बाद जो है वाइड स्प्रेड मैसिव जो है वो उस एक रिएक्शन जो है वो ब्लैक्स के सामने आता है, और वो बिल्कुल उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करते, उस सिचुएशन को उन्होंने जाने ही नहीं दिया, और उसको जो है तो वो काउंट किया अपनी ये जो मूवमेंट में एक की स्टेप के तौर पर जो है वो इसको काउंट किया। फिर सैंक्शन एंड डाइवेस्टमेंट, ठीक है, थ्रू आउट, अभी हम कहते हैं ना, हम तो अभी इस डिस्कशन से ही नहीं निकल रहे, बाइकआउट का फायदा है नहीं है, मैं कर लूंगा तो क्या होगा, ये वो सैंक्शन एंड डाइवेस्टमेंट अभी हम जो देख रहे हैं ना, इसको अगर हम आजकल के वक्त के साथ रिलेट करें, जैसे मालदीव्स ने पाबंदी लगा दी है इसराइल पे, साउथ अफ्रीका ने लगा दी है, इस तरह उस टाइम पे लग रही थी साउथ अफ्रीका पे, क्योंकि वहां पे वाइट्स की गवर्नमेंट थी, तो इन्होंने इतनी बेस्ट जो है लॉबिंग और कैंपेनिंग की, और इतनी अपनी आवाज बुलंद की कि जो इंटरनेशनल दुनिया थी उन्होंने सैंक्शंस जो वो इस पे लगाए। इसकी फिर डिटेल है, हम No, इसको I didn't hear that. सकते हैं लेकिन फिर बहुत लंबा हो जाएगा, बट ओवरऑल आपको एक मफहूम जो है वो समझ आ गया। फिर नेगोशिएशंस रिकंसिलिएशंस का सिलसिला भी चला है, प्रेशर इतना डेवलप किया गया कि नेल्सन मंडेला को रिहा करने पर मजबूर हुए वो, उनकी जो पार्टी है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, आई थिंक नाम है उसका, एएनसी जो है,
उसको रिकग्नाइज करने पे मजबूर हुए, फिर उनके साथ नेगोशिएशंस और रिकंसिलिएशंस पर किस लिए ओके, तुम मजबूर क्या हुए? खाओगे? भाई उनकी आर्मी आ गई थी, कुछ और आ गया अगर था। आमलेट बनाओगे तो हाँ, ज्यादा बनाना। उनकी आवाज इतनी बुलंद थी और उनका प्रेशर इतना ज्यादा अपने नंबर्स की वजह से, अपने उसकी परसिस्टेंसी की वजह से, और क्योंकि वो किसी भी चीज को, किसी कुर्बानी को वो जाया जाने नहीं देते थे, इसी वजह से उन्होंने मजबूर किया उस गवर्नमेंट को कि वो ये सब चीजें करें। फिर अगर हम जायनिस्ट मूवमेंट देखें, जायनिस्ट मूवमेंट पे बहुत डिटेल में एक सेशन पहले भी कर चुकी हूँ, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है मैं दोबारा उसको रिपीट करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इसके अगर हम की इवेंट्स देखें, वर्ल्ड वॉर 1, अच्छा जायनिस्ट मूवमेंट तो स्टार्ट भी एक सिचुएशन, जो थियोडोर इनका हर्जल है, वो जो फ्रांस का सिपाही था, तो उस वाकये से इतना ज्यादा वो मुतासिर हुआ। उससे पहले भी उसकी कोशिशें थी, ये नहीं था कि नहीं थी, उसके बचपन में भी उसकी रूट्स हैं, सब कुछ है, लेकिन उस वो वाकया उसके लिए जो है वो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। ये खुद ये लोग जो है, तो ये इसको उसके स्टैचूज उस सिपाही के उन्होंने लगाए हुए हैं, उसको ये एडमिट करते हैं। फिर वर्ल्ड वॉर 1 में 1914 में जब बर्तानिया वॉर में गया है और उसको फिर मदद की जरूरत थी, इन्होंने बेल्फोर डिक्लेरेशन ले ली उससे, ठीक है, रदरफोर्ड के के थ्रू। फिर वर्ल्ड वॉर 2 में 1939 में फिर इसने इन लोगों ने फिर बर्तानिया की मजबूरी का जबरदस्त किस्म का फायदा उठाया, कोई अपॉर्चुनिटी इन्होंने मिस नहीं की। हालांकि इनकी लॉन्ग टर्म जबरदस्त प्लानिंग चल रही थी, हमारी तो लॉन्ग टर्म कोई जबरदस्त प्लानिंग भी नहीं है, फिर भी हम उसके आसरे बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी जबरदस्त और बड़ी मजबूत और कामयाब लॉन्ग टर्म प्लानिंग, फिर भी इन्होंने कोई सिचुएशन जो है वो मिस नहीं किया। यूनाइटेड नेशंस जब इनको पता चला, जब बर्तानिया हार जाती है, ये छोड़ने पे मजबूर हो जाती है, अरब और सारा जो मसले उनके लिए होते हैं फलस्तीन में, तो बर्तानिया तो चले जाते हैं, इनको छोड़ देते हैं यूनाइटेड नेशंस के हवाले। तो यूनाइटेड नेशंस में इन्होंने फिर इतनी लॉबिंग की कि इवन 2 स्टेट सोल्यूशन में भी इन्होंने जो है तो वो बेईमानी करवाई उनसे और ज्यादा लैंड अपने नाम करवाया। ये सिचुएशन भी इन्होंने नहीं छोड़ी, और आज तक ये लोग ताना देते हैं 2 स्टेट सोल्यूशन का। सबको कहते हैं कि हमने तो मान लिया था, हम तो अमन पसंद है, यारा भी नहीं मान रहे थे, हालांकि उसमें भी इन्होंने इतनी डंडी मारी है और इतनी लॉबिंग की है और पीछे से उस मौके को इतना कैश किया है कि अरब के मानने के लायक वो सोल्यूशन था ही नहीं, कि जो मेजोरिटी है उसको आपने इतनी कम लैंड जो है उस 2 स्टेट में भी दे रहे। ये इनके अब लॉन्ग टर्म पे आते हैं, इन्होंने ना एक ज्यू नेशनल फंड या जेएनएफ जो है ये कायम की थी, इसकी आप मजबूती देख लें कि ये जेएनएफ अभी तक काम करता है, और ये जेएनएफ कनाडा, जेएनएफ यूके, और ये देखें अभी तक इनकी साइट पे आता है सपोर्ट इसराइल टुडे। अभी इसराइल को कौन से पैसे की जरूरत है, स्टिल दे आर डोनेटिंग फॉर इट, स्टिल दे आर कलेक्टिंग मनी। और इनके ब्लू बॉक्स होते थे, अगर आप इनके कनाडा, इनके सारी साइट्स पे ये ब्लू बॉक्स अगर आप गूगल में भी देंगे आपको नजर आएंगे। ये 1990s का ब्लू बॉक्स है, ये 08 का, 1910, 12, 40, इससे आगे जो है ना आगे के सालों के भी सारे जो हैं तो वो मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये ब्लू बॉक्स जो होते थे ना, ये चंदे के जैसे कि हमारे, ये हर एक बंदे के पास, हर एक घर में किसी का थोड़ा पैसा, किसी का किसके पास होता था, कोई जो इनकी बड़ी जो ज्यूस थे वो तो फंडिंग कर ही रहे थे, लेकिन इनके जो छोटे छोटे ज्यूस थे वो भी जो है इन ब्लू बॉक्सेस के थ्रू फंड करते थे। इन्होंने पूरे बैग, इन्होंने जो जमीनें खरीदी हैं फलस्तीन में, ये प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू खरीदी हैं, ठीक है, प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू इनकी माइग्रेशन होती थी, प्रॉपर प्लानिंग फंडिंग होती थी। ये अभी तक जेएनएफ जो है ये एग्जिस्ट करता है। और जेएनएफ को क्या देखें, ये आज की जो आईडीएफ है, उस टाइम पे जैसे ही ये लोग गए हैं और अरब के साथ इनके फ्रिक्शन शुरू हुए हैं, इन्होंने एक चौकीदारी का सिस्टम जो है वो शुरू किया था। वो चौकीदारी जो है वो मजबूत होते होते हगाना बनी, उसमें से एकदम लेई बने, दहशतगर्दियां करते थे ये लोग। अभी आजकल जो हम बेगम होके बैठ जाते हैं ना कि हमारे चलो यमन वाले जो हैं वो तो एटलीस्ट लड़ रहे हैं, अल कसाम जो है वो एटलीस्ट लड़ रही है, ये वो लड़ रही है, इनके भी लड़ते थे, लेकिन हम तो बेगम होके बैठ जाते थे। ये लोग जो है ना ये बेगम होके नहीं बैठते थे, इनका पॉलिटिकल फ्रंट पे अलग बंदा बोल रहा होता था, इनका अंडरग्राउंड लेवल पे अलग कार्रवाई चल रही होती थी, इनका फाइनेंशियल लेवल पे अलग कुछ चल रहा होता था। इतना ऑर्गेनाइज्ड, इतना ऑर्गेनाइज्ड और इतना लॉन्ग टर्म प्लानिंग अगर किसी ने करनी है तो फिर ऐसी करे, फिर एवं ही तो फिर ना बैठे ना इस आश्रय के कुछ प्लान किया भी नहीं है और फिर आप उस आश्रय बैठ भी रहे हो। 1980 में इसको आप गूगल करें, हिब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ यरूशलेम, ये बनी कब है, इसका फाउंडेशन 1918 में।
1914 में आपका वर्ल्ड वॉर होता है, प्री 1917 फलस्तीन भी एग्जिस्ट करता है, और 1918 में जब बिल्कुल इनकी अर्ली माइग्रेशन हो रही थी, इनका हिब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ यरूशलेम की इनने बुनियाद डाली है। क्यों डाली है? यहाँ पे रिसर्च होती थी, फलस्तीन की जमीन पे रिसर्च करते थे, वहां के लोगों पे रिसर्च करते थे, वहां के बस्तियों का। अभी आप इनके बुक्स खोल लें, जो ज्यूज हैं उनकी अपनी किताबों में है कि एरियल व्यूज तक थे इनके पास, इतनी इन्होंने रिसर्च की हुई थी। ऐसा पता लगाया हुआ था कि बाद में जब नकबा हुआ है, इनको ये तक पता था कि किस गांव में कौन से लोग हैं, किसने कब क्या किया था, कौन किसके अगेंस्ट था। चुन चुन के इन लोगों ने फिर बंदे मारे हैं, और इनको हर चीज इनके पास पूरा डेटा था। इसके अलावा सिर्फ ये रिसर्चेज नहीं होती थी, जिस जिस चीज की जरूरत होती थी वो टेक्नोलॉजी, वो चीज खुद इन्होंने इतना उन्होंने कोई कम्प्लेक्स या रॉकेट साइंस नहीं बनाया, बस जरूरत है कायम करो, जरूरत है कायम करो, इस चीज की जरूरत है, ठीक है, इस पे काम शुरू करो। तो उसकी बुनियाद ये हिब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ यरूशलेम बनती है। इसकी आप अपनी फिर हिस्ट्री पे अलग इसका सेशन हो सकता है, आप निकाल के देखें, और कितने नोबल अवार्ड याफ्ता हैं इसमें अभी तक जो इसके फिर स्टूडेंट्स निकले, ये अभी भी एक्टिव है, ये यूनिवर्सिटी कायम है। फिर आगे आप इसका टेक्नियन अगर देखें 1912 में, अब ये जो माइग्रेशन कर करके जाते थे तो वहां पे फिर उनको ऐसे नहीं छोड़ देते थे, वहां पे फिर इनको सिखाते थे स्किल, ऑक्यूपेशन सिखाते थे, वहां पे एग्रीकल्चर सिखाते थे, वहां पे फिर डिफरेंट किस्म के स्किल्स सिखाते थे, वहां से टेक्नियन शुरू हुई। अभी तक टेक्नियन है, अभी जो ड्रिप टेक्नोलॉजी आई है ना, वो भी यहाँ से निकली है, और पता नहीं कितनी टेक्नोलॉजीज, और ये वर्ल्ड रिनाउंड है। अभी इसका आई थिंक न्यूयॉर्क में एक और जो है वो ब्रांच इसकी खुलने वाली खुली है कि खुलने वाली है, इसी तरह का कुछ है, मुझे याद नहीं है। लेकिन आप इसका देखें, इसका बेस पड़ा कब है? 1912 में, जब इसराइल का नामो निशान तक नहीं था, जब वर्ल्ड वॉर वन भी नहीं हुई थी, तब इनकी आप दूरंदेशी देखें कि ये काम किस चीज पे कर रहे हैं। हिब्रू रिवाइवल, एक जुबान होगी, एक नेशन की एक जुबान होगी तो इकट्ठे होंगे, यूनाइटेड होंगे। एक बंदा था इसमें यहूदा, उसने इस पे इतना काम किया, हिब्रू के रूट वर्ड से उसने नए नए अल्फाज बनाए, रेलेवेंट अल्फाज बनाए। अपने बेटे को सिर्फ हिब्रू के माहौल में इन लोगों ने, इस कपल ने बड़ा किया, वो सिर्फ हिब्रू बोल सकता था, पहले हिब्रू बोलने वाला बच्चा था, क्योंकि हिब्रू तो डेड हो चुकी थी। फिर उसको स्कूल में रिवाइव करना, यूनिवर्सिटी पर रिवाइव करना, और क्योंकि काम का बंदा था तो जियानिस्ट ने उसको भी ओन किया। और ये फिर एक जायनिस्ट, जो भी काम का बंदा होता था, ये मूवमेंट उसको ओन करती थी, फाइनेंस करती थी, हेल्प आउट करती थी और सपोर्ट करती थी। तो ये उनके लॉन्ग टर्म है जो कि उनको हेल्प कर रहे। इसी के साथ काफी ये प्रेजेंटेशन लंबी हो सकती है, बहुत डिस्कशंस हो सकती है, इसमें हमें बहुत सेशंस करने पड़ेंगे, लेकिन मकसद इसका ये है, और मेरी उस वीडियो का भी मकसद ये था कि वो कौन सी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है जिसके आसरे हम इंतजार में बैठे हैं, या हम इतना मतलब सिर्फ बातों की बेसिस पे बैठे हैं, या अगर हम एक्शन भी कर रहे हैं तो वो किस डायरेक्शन में है, नहीं है, ठीक है, ज्यादा है, कम है, जो भी है। और सिचुएशनल स्ट्रेटेजीज अक्टूबर 7 के बाद हमने कितनी ली है, उसमें कितनी कामयाब हुई है, कितनी बैकफायर हुई है, क्या डेटा है हमारे पास उन स्टेप्स का, उन एक्शंस का, बतौर उम्मा कितना है, बतौर पाकिस्तानी कितना है, मतलब कहाँ पे वो डेटा है, क्या कहाँ से हम एनालाइज करें कि अक्टूबर 7 के बाद, अभी आज क्या है, जून 6 है, तकरीबन 8वां महीना है, तो 8 महीने में तो अब ये जो सिचुएशन उम्मत के लिए है, फलस्तीन की जेनोसाइड, ये तो दुनिया के लिए एक सिचुएशन बनी हुई है। तो अगर उम्मत इस सिचुएशन को भी रिकॉग्नाइज नहीं करती, उम्मत को तो छोड़ें, अभी हम तो कहते हैं कि हम तो एक दूसरे को नाम ने देखा है, नाम जानते हैं, लेकिन इस पर्पस के लिए, इस अल्लाह के पर्पस के लिए एक नाम पे हम लोग इकट्ठे हैं। तो क्या सिचुएशनल स्ट्रेटजीज हैं जो हमारी यादाश्त में है अक्टूबर 7 के बाद के, जिसमें हम कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, ये हमारी एक अप्रोच थी, इस मौके को हमने, चलो ठीक है हमारा नुकसान हुआ है, लेकिन चलो ये जाया नहीं गया, हमने ये किया, ये किया, ये किया। तो वो क्या डेटा है, और अगर नहीं है तो क्या कर सकते हैं। उस वीडियो में मैंने डी चौक की बात की थी, ठीक है, वो मेरा अपना जाती ख्याल था, जब तक वो प्रोटेस्ट था आई डोंट नो उसमें वेटेज थी कि नहीं थी, लेकिन जब उसमें शहादतें हुई, और वो शहादत, एक गाड़ी किसकी थी, क्या उस जो जिसकी थी उस पे स्टेट का जोर, ये किसका जोर चलता है वो हम सब जानते हैं, ठीक है, लेकिन
उसके बाद एक एक्शन हुआ, ठीक है। और तारीख हमें बताती है, सीरा भी हमें बताती है। अगर हम कोई भी इवेंट देख लें, ये तो मैंने 3-4 बताए हैं, कोई भी हिस्ट्री का इवेंट उठा के देख लें, एक्शन रिएक्शन एक्शन रिएक्शन एक्शन रिएक्शन होता है, तब कोई मूवमेंट आपकी कंप्लीट होती है विद अ कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म फिलोसफी। जो कि आप जाइनिस्ट में फिर देखें तो वो तो फिर मैं तो कहती हूँ दुश्मन है, लेकिन ये जो उन्होंने चीज की है ये काबिले तारीफ की है। और आपको दुश्मन को जानना पड़ेगा कि वो किन किन गहराइयों में जाकर जो है तो उसने अपनी बुनियादें डाली हैं। इसीलिए तो 2-3 लाख लोग हैं और पूरी दुनिया पे जो है वो उनका जोर जो है वो चल रहा है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो ये मेरा बेसिक क्वेश्चन है सिचुएशनल और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज के हवाले से। ठीक है, आप लोग एग्री नहीं करते, या अगर इस ये डिबेटेबल है कि डी चौक जो है वो वहां पर यूनाइट होना या ना होना फायदेमंद है नहीं है, ठीक है, नहीं होगा फायदेमंद, तो फिर व्हाट एल्स, फिर दूसरी सिचुएशनल स्ट्रेटेजी क्या होगी, कब तक आएगी, क्या उस पे होमवर्क है, क्या होना चाहिए। सो दीज आर माय बेसिक क्वेश्चंस एंड दिस इज माय होमवर्क बिहाइंड इट। जब मैं बात करती हूँ तो फिर मुझे, मैं हकीकत पसंदी के साथ, जज्बात से नहीं, हकीकत पसंदी के साथ जब देखती हूँ तो ये सवालात हैं कि जिनका आंसर देना बड़ा जरूरी है और इस पे काम करना बड़ा जरूरी है। Done from my side. I think the floor is open for discussion. Jazakallah khair. स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी तो चाहिए, बात तो आपकी ठीक है। अब डी चौक के हवाले से ये है कि जब उन्होंने वो धरना किया तो दे शुड हैव बीन एबल टू प्रीएम्प्ट कि ऐसा कुछ हो सकता है, और इन केस अगर ऐसा कुछ होता तो उनके पास दे डिड नॉट हैव अ स्ट्रैटेजी कि अगर कुछ ऐसा होता है तो इमीडिएट हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। वो नहीं था उनका कोई स्टेप, बिकॉज वी डोंट सी एनी फर्दर स्टेप। So we know that that particular strategy is failing. It can be worked upon, it can be used, but we do need a big strategy. ये बात तो आपकी ठीक है। और स्ट्रैटेजी कैसे बनेगी, कहाँ बनेगी, किसके साथ बनेगी? पीपल हैव टू कम टुगेदर, वेयर विल दे कम टुगेदर, वेयर विल यू फाइंड द राइट पीपल टू कम? स्ट्रैटेजिस्ट चाहिए हमें, बहुत सारी किन किन चीजों की एक्सपर्टीज चाहिए होगी, वो सब भी पता करना है कि भाई आपको एक साइकोलॉजिकल एंगल देखना होता है, आपको एक वॉर एक मिलिट्री एंगल देखना होता है, एक पॉलिटिकल एंगल देखना होता है। तो या पीपल हुएवर कैन कंट्रीब्यूट, दे हैव टू कम टुगेदर समवेयर, वर्चुअल हो या फिजिकल हो या जो भी हो, स्ट्रैटेजी तो बननी जरूरी है। बात से मैं आपकी एग्री करती हूँ। Okay, कोई और कुछ कहना चाहेगा? Thank you so much. Amna, I guess you were talking. जी मैं थी। Please have an active discussion on it, and I think we should have a series of sessions like this, because शुरू के सेशंस में तो हमारी सिर्फ अलाइनमेंट होगी, फिर शायद उसके बाद कुछ रिजल्ट्स निकलने शुरू हों, कुछ प्लानिंग वो आनी शुरू हो। तो प्लीज just speak your mind and just contribute to it and just try to channelize it somewhere. हाँ, ये पहले तो आपने प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी बनाई है, आपका होमवर्क भी अच्छा है। बाकी ये आपकी बात सही है कि अक्टूबर 7 से लेकर अभी तक, एटलीस्ट फ्रॉम माय साइड, वो जो मेरे कोलीग्स हैं या फ्रेंड्स हैं, ना कोई हम स्ट्रेटजी बना पाए हैं, ना कोई हमारा प्रॉपर प्लान है, ना लॉन्ग टर्म ना सिचुएशनल। बस बस मॉर्निंग सी एक सूरत हाल है। तो उस पे क्या बात होती है ना एक्चुअली, कि बंदा जब कंफ्यूज होता है तो कोई चीज सीख करता है कि भाई यहाँ से मुझे इस्लाह मिल जाएगी। पर जैसे यूट्यूब पे जाओ, हर किसी ने अपने ही वो खोले हुए हैं, मतलब अपनी स्ट्रेटजी बता रहा है कोई ऊपर, मतलब यूनिटी की बात ही नहीं हो रही कि भाई डायरेक्ट एक्शन लो उस पे। जैसे टाइम गुजरता गया और वैसे ही हम इम्यून हो गए इस गाजा के मसले से और रफा के मसले से। तो मेरे मेरे साइड से तो ऐसे ही हो रहा है। आई हैव लिटरली गॉट इम्यून टू दैट। Yes, you are right. Sorry, please introduce yourself. This is Zafar Hussain from Section B, CT, Batch 3. जी जफर साहब, यू आर राइट, लेकिन यही तो नहीं करना ना, इम्यून नहीं होना। जो ज्यूज है ना, उनके साथ सिर्फ एक चीज हुई है, खैर उनका एक परसिक्यूशन का अपना एक पीरियड है जो कि उनके ज़ायनिस्ट मूवमेंट की बुनियाद बनी,
लेकिन वो अपना हॉलोकास्ट ना, उस पे उन्होंने फिल्में इतनी बनाई, अभी भी नहीं जाने देते। अभी भी कुछ हो तो कह देते हैं कि एंटी सेमेटिज्म है, ये एक पूरा टर्म और एक पूरी दुनिया उन्होंने इजाद कर लिया है। लेकिन हमारा तो हर एक मुल्क जल रहा है और कितने सालों से जल रहा है, और हम सभी को इम्यून हो गए हैं, चाहे कश्मीर हो, चाहे ये फलस्तीन हो। या फलस्तीन अभी तो अक्टूबर 7 से तो नहीं है ना, ये तो जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है तब से ही ये मसला चल रहा है। चाहे जो भी हो, तो हम तो सबको ही इम्यून है। तो दिस इज नॉट द वे। आई थिंक वी शुड नाउ keep our pain alive, because that proves to be the stimulus जो कि आपको फिर करने पे मजबूर करता है चीज। we have to keep our memory alive and our passion alive for that। पर लेट्स से ये जो भी हमारे अभी इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, मोहम्मद अली मिर्जा, सैलुद्दीन साहब हैं, जो भी दूसरे हैं, अगर वो कुछ नहीं कर रहे तो हमको उनको कहना जरूरी है या हम अपनी खुद कोई स्ट्रेटजी बनाएं? पर हमारा इन्फ्लुएंस भी तो इतना ज्यादा नहीं है कि कोई हमारी स्ट्रेटजी वर्क कर पाए एज कम्पेयर टू देम। but we should be doing something। आइडियाज तो हर कोई कंट्रीब्यूट कर सकता है, yes। एवरीबॉडी शुड बी थिंकिंग, और जैसे ही आइडियाज आते हैं वी नीड टू प्रेजेंट इट टू व्हिचएवर ग्रुप वी हैव अवेलेबल एंड सी हु कैन जॉइन इन एंड हु कैन हेल्प, अच्छा, who can refine it, and उसके लिए आई थिंक इफ वी आर इन साहिल सर ग्रुप, हम उनको अगर आइडियाज दें तो ही इज ऑलरेडी प्लानिंग, we can contribute and see if something can come out of it। उनको भी तो सोल्जर्स तो चाहिए ना, somebody who's going to do the yes, execution, अकेले तो वो क्या ही कर लेंगे। yes, you are right, but do you know that the founder of Zionist movement, Theodor Herzl, he died soon after he proposed and he launched this movement। he died I think few years later, I am forgetting now, लेकिन शायद कुछ ही साल हुए थे, very young he died। ठीक है, but there were other people, they were not following one person, they were following the purpose। और उन्होंने इंस्टीट्यूट्स ऐसे बनाए, they were contributing towards the purpose। they were तो हर contributing किसी को कंट्रीब्यूट करना है। they were contributing to each and every person and supporting each and every person जो उनको लग रहा था उनके पर्पस के लिए काम जो है ना उसको ला सकता है। इसीलिए मैं अब आजकल पर्पसफुली भी मैं सुनना ही नहीं चाहती किसी मुस्लिम, किसी एक के खिलाफ भी कुछ नहीं सुनना चाहती, और मैं तनकीद सब पे करती हूँ, डिफेंड एक को भी नहीं करती। और इनकी अपनी, जैसे अब तकी उस्मानी साहब हैं, तो इनका इंटरनेशनल एक बहुत बड़ा स्टेचर है, ये नहीं कि इनका कोई काम नहीं है, इनका एक बहुत बड़ा वॉल्यूम ऑफ वर्क है जो इनका बैंकिंग सिस्टम पे, बड़ा फाइनेंशियल पे इनका बड़ा जबरदस्त किस्म का काम है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, अब जैसे हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु थे, कितने बड़े बड़े नाम थे, लेकिन खुलफाए राशिदीन के जमाने में फिर भी जब बात होती थी, जबरदस्त किस्म का एग्रेसिव आर्ग्यूमेंट करते थे कि नहीं करते थे। तो वो क्या ये होता था कि अगर हजरत उमर हजरत अबू बकर के साथ आर्ग्यू कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि नहीं तुम यहाँ पे गलत हो, तुम्हें ये नहीं ये करना चाहिए, तो इसका मतलब क्या ये है कि खुदा न खास्ता अबू बकर सिद्दीक का जो है उनका अनफ काम नहीं था, या उनकी नीयत ठीक नहीं थी, या वो कर नहीं रहे थे? ऑब्वियसली कर रहे थे, बट उनका पर्पस इतना बड़ा था उनकी जात से कि they were pushing themselves and they were pushing each other। so I think that's what we should do, and we should now see our purpose beyond the personalities। like we should do all the discussions and make the strategies इस basis पे कि purpose higher हो। तो उसमें हम हर एक को क्वेश्चन कर सकते हैं, हर एक हमें क्वेश्चन कर सकता है कि भाई कंट्रीब्यूट अभी कितना हो रहा है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट क्या आ रहा है। कि बातें तो बहुत हो गई हैं, इमोशंस तो बहुत हो गए हैं, मेरे बारे में तो मशहूर है कि मैं देखे ना, जैसे हम जैसे लेमन है। जी जी कंटिन्यू। नहीं, मेरा मतलब मैं जब भी बात करती हूँ कहते हैं कि इमोशनल आउटरीच है, तो इसीलिए मैं सेशन आज के इसलिए चाहती थी कि ये इमोशनल आउटरीच नहीं है, पीछे मेरे इस पे आई हैव स्टडीड इट। तो मैं फिर पूरे कन्विक्शन से जब बात करती हूँ वो इमोशनल आउटरीच लगती है, क्योंकि मेरे पीछे इस पे स्टडी है। तो फिर मैं उतना ही जोर से वो बात करती हूँ तो वो फिर लगता है कि ये बहुत एग्रेसिव हो रही है या सोच। लेकिन आई थिंक दिस इज द टाइम कि अब हम एक्शन की तरफ जाएं और ब्रेन स्टॉर्मिंग करें। अब जो ये जो जाइनिस्ट है ना, इनके कॉन्फ्रेंसेस होते थे, इनकी सीरीज, आई थिंक वी शुड डू अ सेशन ऑन दैट। इफ यू ऑल एग्री आई विल रीडू इट। जो इनका डिटेल उसमें मैंने सब जो है उस पे एक प्रेजेंटेशन बनाई थी, तो उसमें ये सीरीज ऑफ इनके सेशंस थे जो कि ऑन ग्राउंड हुए थे, और उसमें उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट्स को मजबूत किया। फाइनेंशियल, जैसे अब ये जेएनएफ यूनिट है, अब आपको जरूर फाइनेंस की जरूरत होती है। आप जब एक तहरीक चला रहे हो, आपको पैसा चाहिए, दुनिया के हर काम के लिए पैसा चाहिए, तो वो जेएनएफ ने उनको करके दिया।
फिर उन्होंने अपना हिब्रू का, अपना हर चीज को, उन्होंने इंस्टीट्यूट्स को मजबूत किया। तो अगर वो इंसान फिर नहीं भी रहे, उनका काम पूरा हुआ। तो ये हमारे साइड पे ये मिसिंग है। हमारे साइड पे अभी तक हमारा पर्पस इंसानों के साथ मुंसलिक है, और हम इंसानों को ही, आई डोंट नो, आई फील वी आर डिवाइडेड बाय द पर्सनैलिटीज। मैं ट्विटर पे भी अगर कोई यू आर एब्सोल्युटली राइट। ट्विटर, जैसे जी जी आप बात। मैंने एक मोहम्मद अली मिर्जा के समझे स्टूडेंट हैं, वो मेरा दोस्त भी है। उसको मैंने जब पैलेस्टीन इशू के बारे में बताया और कहा कि कोई एक्शन लेना चाहिए, उसने वही गोली मतलब मुझे दी जो एग्जैक्टली मोहम्मद अली मिर्जा ने उन्हें खिलाई है, कि हमें साइंस में तरक्की करनी होगी, फिर उन साथ जाके हम कैचअप करेंगे। एंड देन सालादीन के स्टूडेंट्स के साथ भी ऐसे होता है कि उनको बाइकआउट की बात कहो, मतलब मैं तनकीद नहीं कर रहा, जनरली ऐसे ही है। तो फिर वो कहते हैं नहीं, असल में स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। तो हर कोई पर्सनैलिटी बेस्ड जजमेंट पे है, और अपनी कोई ओरिजिनल थॉट नहीं है। हम जैसे लेमैन तो यही कर सकते हैं कि इन सबको पुश करें कि टू कम ऑन वन प्लेटफॉर्म एंड डिसाइड a strategy together, because you have people following you. जी जी, you're right. These are all big names ना, they have powers। अभी उनके पास इतना टाइम नहीं है कि हम नंबर्स को अपने बेसिस पे करें। अब मेरे पीछे तो इतने लोग नहीं है ना, इनके पीछे ऑलरेडी लोग हैं। तो ये बहुत बड़े नाम है और हमारे उस्ताद हैं, लेकिन उस्ताद से सवाल करने में आई थिंक कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। उस्ताद के साथ डिस्कशन तो आई थिंक इनकरेज होनी चाहिए। और उसी से शायद, जैसे अब डॉक्टर इसरार जो है वो शागिर्द थे मौदूदी साहब के, और दोनों की अपनी कितनी एक अलग जो है लेवल पे खिदमात हैं दोनों की हैं। तो आई थिंक इसको इनकरेज करना चाहिए। प्लीज ऑल द अदर participants, please contribute towards the discussion. This is the first one. I think हम लोग still we are in the confusion state and we don't know what to say, but please say something so we have a ground for the next session. I think we should first plan. Assalamu alaikum, Hamza Irfan here from Group B. मेरा ख्याल है कुछ ना हमें पहले रोड मैप एक मतलब स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि किस तरह हमने इन सेशंस को लेके चलना। सो देयर शुड बी सीरीज ऑफ सेशंस। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल कैपिटल के हवाले से हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उस पर किस तरह से ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रही हैं। फाइनेंशियल कैपिटल पे अपने आईक्यू लेवल्स को बढ़ाने के लिए मतलब एज अ कम्युनिटी हम क्या कर सकते हैं। देयर Yes, शुड बी इसके अलावा जो अपनी ऑनगोइंग हमारी मूवमेंट्स चल रही हैं, आईएमएस अलहदा काम कर रही है, रिवाइवल इस अलहदा काम कर रही है, इन दोनों को आपस में सनर्जाइज कैसे कर सकते हैं हम एज अ दरमियान में ब्रिज का किरदार अदा करके एक। yes, I agree. That's what we need right now, the unity. हम्म हम्म Yes, you're right. I think we should have we should keep a fixed day for our sessions, जो कि इस श्योर मसले थिंग। पे। तो हर हफ्ते हमारा अगर एक सेशन हो, तो आई थिंक उससे कुछ ना कुछ हम शायद, अगर हम इसी तरह ब्रेनस्टॉर्मिंग करते रहे तो कुछ तो आई थिंक कर ही लेंगे। कुछ उसमें से कुछ कंक्लूजन, कोई स्टेप्स निकल ही आएंगे। हाँ जी, डेफिनेटली ये अस्सलाम बेहतरीन एक वालेकुम मैडम। प्लेटफॉर्म हमें मिला हुआ, वी शुड यूटिलाइज इट। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। हाय, I'm Fozia from B, सॉरी A। अच्छा, मैंने एक बात पूछनी थी। आपने तो थ्यूडर हर्जर को काफी डिटेल में पढ़ा है। तो जब वो आया था तो वो उसके पास एक विजन था अपनी स्टेट बनाने का, जूइश इसराइल का। और उसने फिर इस आइडिया विजन के साथ वो पावरफुल लोग, इन्फ्लुएंसर्स अपने साथ अटैच किए थे। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि वो जो बाकी उसके पास एक टीम थी, क्योंकि मैंने भी एक सीरीज एक देखी थी, उस पे वो राउंड टेबल होता था और साइड पे काफी लोग बैठे होते थे और वो कहते कि हाँ जी हम तुम्हारे साथ है साथ। तो बाकी वो जो लोग हैं उनकी उनका विजन भी इसके साथ ही अलाइन था, लाइक हाँ कि हम अपनी बुक को सपोर्ट करते हैं, हम अपने पर्पस को सपोर्ट करते हैं। वो हाँ, सारे क्या एक ही लेवल पे थे? अभी भी तो हैं। अभी भी 90% ऑफ इसराइलीज को अगर आप देखें, इतना जुल्म हो रहा है, पूरी दुनिया उनके खिलाफ हो गई है, लेकिन 90% ऑफ इसराइलीज जो उनकी आवाम है, वो स्टिल वही बोली बोलती है। उनका मीडिया जो है वो इतना जबरदस्त किस्म का ब्रेन वॉश करता है। हमारा मीडिया, सुबह मेरी अम्मी बैठी होती हैं जब टीवी खोल के, मेरा तो इतना इतना शदीद मुझे गुस्सा आता है जब वहां पे आंटियां बैठी होती हैं और इन हालात में वो अपने फॉरेन ट्रिप्स के किस्से सुना रही होती हैं। तो ये तो हमारे मीडिया का हाल है। जबकि इसराइल जो है वो अपने मीडिया को भी यूटिलाइज कर रहा है, वो लिटरली ब्रेन वॉश करता है।
ब्रेन वॉश करता है। अच्छा वहां पे मिलिट्री कंपल्सरी है फॉर एवरी गर्ल एंड बॉय, इट्स कंपल्सरी, 2 years मिलिट्री इज कंपल्सरी। तो वो ये तो हमारा होना चाहिए, हमारा होना चाहिए। अच्छा फिर इसका मतलब क्या इरम, इरम इसका मतलब कि ये हुआ कि वो जितने लोग थे, इन्फ्लुएंसर थे, वो सब ही रिलीजियसली अलाइन थे अपने, अपनी बुक को लेके और अपने फिर अपनी जगह को लेके कि हाँ हमें ये सब चाहिए, हमें सब चाहिए। तो इसका इसका मतलब है, मैं इसके भला किस तरफ जाना चाह रही हूँ ये आइडिया को लेके, कि दो तरीके हो सकते हैं जो भी हमने स्ट्रैटेजी बनानी है। या तो हम सिर्फ उन्हीं लोगों को एड्रेस करें, उनके साथ ही स्ट्रैटेजी डिस्कस करें जिनके जो पर्पस है वो बहुत रिलीजियस है, अपनी इस्लामिक जो स्टेट है उसी की तरफ फोकस है। बेशक उसमें वो उनके पास पैसा कम भी है, कैसा पैसा नहीं है, लेकिन हमने सिर्फ उन्हीं लोगों को एड्रेस करना है। जैसे आप कह रहे हैं कि ट्यूटर हजार के पास सिर्फ विजन था और बाकी उसके साथ बेशक पैसे वाले थे या नहीं थे, लेकिन वो चाहते अपने बुक को थे और अपनी जगह को चाह रहे हैं। क्योंकि अभी तो हमारे पास दो टाइप के लोग आते हैं ना, एक है जो सिर्फ दुनिया के साथ प्यार पैसा, और उनको यही है कि मेरा घर मकान मेरे बच्चों की फीसेज, ये वो तो स्टेट की बात ही नहीं कर सकता, मदीना इस्लामिक स्टेट की, ना कुरान की, ना हदीस की, सीरा की। वो कहेगा मैं रोटी कहाँ से पूरी करूं। तो उनके साथ अगर हम टाइम स्पेंड करते हैं, जैसा भी स्पेंड करते हैं, तो वो हमें कुछ गेन नहीं होगा। तो पहले हम अगर अपनी ऑडियंस को देख लें कि हमने किस किस्म की ऑडियंस को देखना है, अगर जिन पहले हमें फाइंड आउट करना है कि इनका कितना दिल और दिमाग है इस्लामिक स्टेट के साथ या सिस्टम के साथ, फिर उनके साथ वर्क करते हैं। बेशक वो फिर वो वेल्दी हो या ओवरसीज हो, या फिर हम सारों को करना है, पहले वो ऑडियंस हमने चेक करने के लिए मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है। उसमें जाइनिज्म वैसे जो मूवमेंट थी ना वो प्योर रिलीजियस मूवमेंट नहीं थी, वो उसका जो कॉज बना था ना, थियोडोर हर्जल ने कोई मजहब की बुनियाद पे उसको इतना कोई मतलब कहीं पे भी हमें नहीं मिलता कि वो बड़ा उसको तौरा का गम था या दीन का गम था। तो उसको गम था कि उस पे जुल्म हो रहे थे, उसका बचपन जुल्म में गुजरा था, जैसे कि अभी आजकल हम पे हो रहे हैं। लेकिन हमें तो गम नहीं है क्योंकि सबको एक एक लॉलीपॉप आइसक्रीम थमाई हुई है अमेरिका ने, अरबियों को भी दे दी है, हमें भी अभी देखें बारिशें हो रही हैं, हम पे मेहरबानियां हो रही हैं। अभी हमारा जो 23 मार्च गुजरा है कि क्या गुजरा है, उसमें कितनी शर्म की बात है कि परेड हो रही है मिसाइलों और सबका नुमाइश हो रही है, और सऊदी वजीर जो दिफा था कि क्या था वो आया हुआ था, और वहां पे हो रहा है फलस्तीन का जेनोसाइड, लेकिन सबको लॉलीपॉप थमाए हुए हैं ना उन्होंने। लेकिन जाइनिज्म का जो मेन रूट कॉज था ना, वो शुरू भी अशकनाजी ज्यूज ने की थी, उसका फाउंडेशन डाला था जिन पे सबसे ज्यादा जुल्म हो रहे थे। ठीक है, तो वो जुल्म जो है ना उनका यूनिटी का बायस बना था, जो कि हमारा भी बनना चाहिए लेकिन बन नहीं रहा है। तो उसका उनका जो अभी भी देखें उसमें जो की फिगर्स भी उस टाइम के थे ना, वो इतने रिलीजियस लोग नहीं थे, लेकिन अच्छा। उनका उनका कोई या मुल्क था नहीं, उनका कोई स्टेट था नहीं, और डायरेक्ट उन्होंने फलस्तीन पे तजवीज भी नहीं किया था। पहले उन्होंने एक दो और जगहों पे भी डिस्कशंस की थी, क्योंकि उनकी सीरीज ऑफ सेशंस होते थे ना, तो उनमें जो हर्जल था इसने आई थिंक युगांडा के कोई एक और इसने एक और जगह का भी दिया था, लेकिन उस पर किसी ने अग्री नहीं किया था। लेकिन फिर इन्होंने जानबूझ के इसको ज्यादा से ज्यादा रिलीजन से जोड़ा, क्योंकि आप साइकोलॉजिकल इफेक्ट देखें कि उस पे रिलीजन पे फिर आप यूनाइट हो जाते हैं। हिब्रू को भी इन्होंने रिवाइवल फिर इसलिए किया कि उस पे आप बहुत ही जज्बाती और जबरदस्त किस्म का यूनाइट होते हैं, और फिर फलस्तीन इन्होंने चूज किया। इन्होंने इवन जो ऑटोमन कैलिफेट थी वहां पे पैसे पे पूरी की पूरी फलस्तीन खरीदने की, ये हर्जल खुद गया था, जो कि वहाँ तब उसका जो हेड था ना ऑटोमन कैलिफेट का, अब्दुल हमीद था कि कौन था। अब्दुल हमीद, या मैंने भी वो सीरीज देखी थी। अच्छा लेकिन फिर मैं इसको फिर एक शेप देना चाह रही हूँ ना, कि आपने कहा कि उससे पहले तो वो सिर्फ अपनी लैंड के लिए, कि हमारे जो जूइश है वो एक अपने कंट्री में जगह में रह सके, ठीक है, जहाँ उनके अपने बिजनेस हो, अपनी एजुकेशन हो, अपने स्कूल्स हो। अभी रिलीजन कहीं नहीं आ रहा। लेकिन जब मैंने जो सोफार इसकी देखी है थोड़ी सी हिस्ट्री जो मैं मुझे पता है, वो मुझे लगा कि क्योंकि वो जब यूएन का भी जब बात करते हैं तो वो कहते हैं पैलेस्टीन इज अ प्रोमिस्ड लैंड, प्रोमिस्ड लैंड। सो प्रोमिस्ड लैंड द वर्ड केम फ्रॉम रिलीजन ना, फ्रॉम देयर बुक। Yes, तो ये they used it intentionally ना, they used it intentionally। तो अच्छा इसका मतलब है कि फिर इस मूवमेंट को हम कौन सा वाला रंग दे जहां से ये स्ट्रेंथ पकड़े, हम इसको रिलीजियस दें या ये करें कि हम बीइंग पाकिस्तानी
या मुस्लिम कहते हैं, क्योंकि साल पर से कह रहे थे ना कि फिर तुम्हें अरब नहीं मिल सकेंगे और मिस्र वाले नहीं मिल सकेंगे, तो मुस्लिम कह देते हैं। हम उनसे कहें कि हमें वो पोजीशन नहीं मिल रही, हम उनको कौन सी इस मूवमेंट को किसका नाम दें, रिलीजन का नाम लगाएं या उनकी स्ट्रेंथ का, जिसमें स्ट्रेंथ होती है पावर का नाम, पावर इज मनी, या मनी का नाम दें, किस तरह से इसको लेके चलना है। वही वही हम वही पहुंच गए जहाँ थियोडर हर्जल पहुंचा था, कि हम कौन सा नाम दें इस मूवमेंट को और फिर चले। तो क्योंकि उस नाम दे के तो फिर हमें ऑडियंस को एड्रेस करना है ना, कौन से वाले लोगों को पकड़ेंगे हम। I think now we should have our facts right about the Zionist movement, and if you all agree, we can have next session on Zionist movement. And I already have a presentation ready on it, क्योंकि मैं इस पे एक सेशन कर भी चुकी हूँ बहुत डिटेल में कि इसके मकासद क्या थे, कैसे बना और एंड तक. So if you agree, we can do next session on that. आप जरूर अच्छा, रखिएगा, मुझे लेकिन मुझे लग रहा है ना एक इरम, रिक्वेस्ट थी कि वीकेंड पे रखिएगा काइंडली, संडे का दिन हम फिक्स कर सकते हैं वो तो इन पोल सेशंस के क्रिएट लिए। कर लेंगे ना, Okay, जितनी that is मैक्सिमम easy. आएगी रिक्वेस्ट। Because it's सही है। already available, में वो मेरे पास ready है, तो we can do it this Sunday, इंशाल्लाह. आप क्योंकि इसका सेपरेट ग्रुप इरम क्यों नहीं बना देती, इरम सेपरेट ग्रुप क्यों नहीं बनाती आप, तो आज का तो जो अ सेशन सेपरेट ग्रुप फॉर दिस पर्पस। सिचुएशनल अच्छा स्ट्रेटजी, स्ट्रेटेजी, बट आज का एरम स्ट्रेटेजी हम देख रहे हैं कि हमने इसको कैसे आगे लेके चलना, लेकिन मैं आपको कह रही हूँ कि आई थिंक हमें ना जरूरत इस चीज की है कि हम एक इंसिडेंट को बहुत डिटेल में पढ़ें देखें, क्योंकि जो मैं भी आइडिया गेट कर रही हूँ, क्योंकि ये एक बहुत ग्रेट मूवमेंट है हमारे सामने, यू नो, एक एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, कि जूइश और ये इसराइली कैसे आए, क्या इन्होंने स्ट्रेटेजीज ली, दिस एंड दैट। वो कहते ही नहीं है कि दुश्मन को अपने पास बहुत करीब रखना चाहिए, उसके हालात से बिल्कुल अवेयर होना चाहिए, बात है. तरह, क्योंकि हमारा एनिमी तो वही बन रहा है ना सोफा। तो हमने उसकी उसके भी मूवमेंट पे भी नजर रखनी है, लेकिन इस्लामी तरीके से भी, कि इस्लाम के भी तौर हैं कि आपने काम, या वो लव और वॉर में ये नहीं कि सब कुछ ही जायज है, हम स्ट्रैटेजीज वो लेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू सीरा एंड कुरान लेंगे स्ट्रैटेजीज। तो आई थिंक हमारे लिए बेहतर ये है कि हम ये वाली जो आपकी ज़ायनिस्ट वाली है ना, इसको इसको बहुत डिटेल में पढ़ें, ताकि हमारा ना जरा क्लियर हो, क्योंकि काम हमने भी यही करना है जो इन्होंने किया है, तो हम इसी पे वर्कआउट कर लेते हैं। नहीं, ये श्योर राइट. हमारा असल में ना किसी को पता भी नहीं है, हर कोई इजराइल करता रहता है. और जो ज़ायनिस्ट मूवमेंट है, फिर आप जब आप उसको जब मैंने इसको पढ़ा था ना, जब मैंने इसको पढ़ा था, तो मैं हैरान रह गई थी. मैंने कहा बिल्कुल ये डिजर्व करते हैं, जो भी कर रहे हैं ये डिजर्व करते हैं. जो इन्होंने ताकत पकड़ी है, जो हम कहते हैं हमने ताकत पकड़नी है, ताकत पकड़नी है, तो हम तो सिर्फ कहते हैं ताकत पकड़नी है. लेकिन इन्होंने जो बहुत ही थोड़े अरसे में इन्होंने पकड़ी है, और सिर्फ ऑर्गेनाइज वे में काम करके पकड़ी है. खैर, बहुत सेशन लंबा हो गया है, तो लेट्स लॉक द डील के इंशाल्लाह संडे को सेशन करते हैं ज़ायनिस्ट पे, और उसमें फिर हम डिसाइड करेंगे इंशाल्लाह कि थर्ड फिर क्या करना है. अग्री ठीक हो गया एवरीवन? इंशाल्लाह। हाँ जी ठीक है, हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं और ठीक फिर हो देखते हैं इसमें से हमारे लिए क्या निकलता है। इस जी सेंस में सब इसको इसको दोबारा पढ़ने जा रहे हैं हम। जी अपने तरफ से सब इसको स्टडी करें. मैं तो जो प्रेजेंटेशन मेरी रेडी है, मैं वही प्रेजेंट कर दूंगी. आप लोग अपने तरफ से भी अपना होमवर्क करके आए, तो फिर इससे होता है ना कि फ्रूटफुल आपका एक सेशन निकलता है. इंशाल्लाह संडे को फिर कर लेते हैं इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. थैंक यू सो मच। मच।